नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे लेवल के जो सवाल बनते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और आने वाली जो भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनमें चाहे आप वनपाल की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो, चाहे शेट की कर रहे हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी की कर रहे हो, उन सबके लिए यह क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 1 घंटे की क्लास में अपन क्या करेंगे, एक एक सवाल का पोस्टमार्टम करेंगे कि कौन से सवाल में कौन सा सवाल बन सकता है और कौन सा सवाल बन चुका है। तो पहला सवाल है अपना, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास या जय नारायण व्यास। इनमें से आपको आंसर देना है कि हमारे राजस्थान के अंदर क्या पूछा है भाई। राजस्थान का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ राजस्थान, जैसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आपको इसका क्या बताना है, सटीक आंसर बताना है। बता दीजिए राजस्थान का कौन सा पुरुष? लौह पुरुष। वेरी गुड। तो सबसे पहले ललिता ने बता दिया, ललिता से पहले अज्जू परमार ने बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा भाई, कौन सा? आप कहोगे सर दामोदर लाल व्यास। अब आपसे ये सवाल ये पूछा जा सकता कि ये दामोदर लाल व्यास कहाँ के रहने वाले थे? तो ये टोंक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दामोदर लाल व्यास? ये टोंक जिले के रहने वाले थे। और कहते हैं कि इन्होंने 1967 के अंदर जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव के अंदर इन्होंने किसको हराया था? जयपुर की राजमाता को हराया था। और जयपुर की जो राजमाता थी उनका नाम था महारानी गायत्री देवी। और महारानी गायत्री देवी को इन्होंने क्या किया था? हराया था। ये आपको याद रखना है। आगे मैं आपसे बात करूं तो आपको ये भी याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता जब भी पूछे कौन थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो लगभग 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहकर कार्य करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का क्या कहा जाता है? गांधी कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा, जय नारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान कहा जाता है। शेर ए राजस्थान कहा जाता है। इसके अलावा इनको लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्या कहा जाता है? लक्कड़ कहा जाता है व फक्कड़ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना। लक्कड़ व फक्कड़ के धनी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। याद रखना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं ना। तो अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, वो आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि थाकना शैली का संबंध है। एक शैली है जिसका नाम है थाकना शैली, और थाकना शैली का संबंध किससे है वो आपको बताना है। आपके सामने सीधे सीधे 4 ऑप्शन है, बताइए ढोल, शंकरिया, चंग या बवाई। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है। एक शैली है जिसका नाम है थाकना शैली, बताइएगा। वेरी गुड। तो ऐसे सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षा में जब पूछे जाते हैं उस समय आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर थाकना शैली का संबंध है वो किस नृत्य से है? भाई बहुत बढ़िया आंसर बताया ललिता रेनीवाल ने। ललिता ने बताया सर ये है थाकना शैली। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि थाकना शैली अर्थात इसका संबंध है ढोल नृत्य से। तो अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, बताओ भाई अगर थाकना शैली का ढोल नृत्य है तो ये ढोल नृत्य कहाँ का है? आप कहोगे सर जालोर का है। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, इसको प्रकाश में कौन लाए थे भाई? कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को। तो इसको प्रकाश में लाए थे, उनका नाम था जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लेके आए थे इसको प्रकाश में। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल ये पूछा जाएगा इसी के बारे में, ये जो ढोल नृत्य है, इस ढोल नृत्य को बजाने में या ढोल बजाने में जो सिद्धहस्त जाति है वो कौन कौन सी है? तो एक जाति है माली और एक जाति है सरगरा। ये लोग होते हैं वो इसको बजाने में क्या होते हैं भाई? सिद्धहस्त होते हैं। कहाँ का है? जालोर का है। अब इसका ढोल नृत्य का याद रखना प्रयोग कहाँ होता है? तो ढोल नृत्य जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है, सामाजिक, धार्मिक, मांगलिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ढोल बजाया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जाता है?
तो आप कहोगे सर ढोल नृत्य के बारे में पूछा जाता है और ये किस शैली में बजाया जाता है, तो याद रखना पूछे जालोर का ढोल किस शैली में बजाया जाता है, तो वो शैली है भाई थाकना शैली। कौन सी शैली है? थाकना शैली है। ये भी आपको याद रखना है। एग्जैक्ट ऐसे ही सीधे सवाल पूछे जाते हैं, बाकी ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते। सवाल में सवाल को ढूंढो, आपको सवाल बेहतरीन मिलेंगे। आगे बात करता हूं मैं, और अगला सवाल देखिए, जैसे संकरिया नृत्य का संबंध किससे है? हमारे राजस्थान के अंदर एक जाति है कालबेलिया जाति, और कालबेलिया जाति की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती है भाई? संकरिया गीत गाती है। हाय मारा संकरिया धोको रे दिनो, है ना। तो संकरिया एक व्यक्ति है, और संकरिया नाम को, शंकर नामक व्यक्ति को ये लोग संकरिया कहते हैं, और संकरिया को संबोधित करते हुए महिला क्या गाती है? गीत गाती है। ठीक है, अब कुछ भी कह सकती है, संकरिया वी लव यू, आई लव यू, या मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, जो भी इनको अच्छा लगे, संकरिया से रिलेटेड है ना। फिर है चंग। चंग नृत्य का आयोजन कब होता है? होली पर होता है। विशेष रूप से अगर पूछे तो चंग नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? मेवाड़ के अंदर होता है। और अगला सवाल है भवाई, और भवाई का भी संबंध किससे है भाई? मेवाड़ से है। कहाँ से है? मेवाड़ से है भवाई। और भवाई कैसा नृत्य है? ये व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है भाई? व्यवसायिक नृत्य है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल जो अपनी स्क्रीन पर रहेगा वो आपसे ये पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है उसको देखिए। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, देखो मेरे भाई, ये है, माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से था? दो व्यक्ति थे जिनका नाम था माधो सिंह, और उनके साथ थे गोविंद सिंह। और माधो सिंह जी और गोविंद सिंह जी का संबंध किस किसान आंदोलन से था, ये आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से, उनको ध्यान से देखना और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाना। क्या पूछा है? बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, या अलवर किसान आंदोलन। दो व्यक्तियों का आपसे नाम पूछा और सही और सटीक जानकारी देनी है आपको। फिर मैं एक एक सवाल के बारे में क्या बताता हूं, पोस्टमार्टम करके बताता हूं कि इनसे रिलेटेड और सवाल बन सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है भाई, बता दीजिए। चुन्नीलाल गेमर, नितिका शर्मा, के सोनगरा, सुरेश कड़वासरा, अज्जू परमार ऑफिशियल, कविता वर्मा। बता दीजिए भाई, के सोनगरा 1867, बताइए। वेरी गुड। तो आप लोग बता रहे हो कि सर इनका संबंध है वो मेवाड़ से हैं। बहुत बढ़िया आंसर बताए हैं भाई आप सब लोगों ने, जैसे कि चुन्नीलाल गेमर ने बताया है, गिरधारी लोहिया ने बताया है, के सोनगरा ने बताया है, प्रेम शर्मा ने बताया है, आप लोगों ने सबने बताया है। ये सब के सब गलत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गलत बता रहे हैं। और गलत मत बताओ। देखो, आप बॉस का स्वभाव जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो बॉस का स्वभाव? हाँ, तो बॉस का स्वभाव जानते हो, इसका मतलब आपने गलत बताया है। अब बॉस के स्वभाव को जानते हो तो इसको सही करके बताओ। इसका सही आंसर है वो है अलवर किसान आंदोलन। कौन सा? अलवर किसान आंदोलन है मेरे भाई। कौन सा? अलवर किसान आंदोलन है, याद रखना है। ठीक है, बॉस के स्वभाव को जानते हो। ठीक है, हाँ। फिर आप कहोगे हाँ मैं धक्का देकर किसी को बाहर नहीं निकालूंगा, धक्का देकर किसी को बाहर नहीं निकालूंगा, क्योंकि ये क्लास सीखने वाली क्लास है। अब देखो, सवाल आपसे पूछा जाएगा माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो एक अलवर में एक किसान आंदोलन हुआ था जिसका नाम था नीमू चना किसान आंदोलन। कौन सा? नीमू चना किसान आंदोलन। और नीमू चना किसान आंदोलन से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जाएगा? सवाल पूछा जाएगा। और क्या सवाल पूछा जाएगा नीमू चना किसान आंदोलन से रिलेटेड? देखिए, कुछ ऐसे सवाल, जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा ये नीमू चना किसान आंदोलन कब हुआ था, तो आप कहोगे सर ये जो नीमू चना किसान आंदोलन हुआ था ये 1923 से 24 तक के चला था। 1923 से लेकर 1925 तक चला था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था और माधो सिंह ने किया था। अब आपको पता है उस समय अलवर के महाराजा कौन थे? तो अलवर के महाराजा थे जय सिंह। कहते हैं कि जय सिंह जी ने क्या किया था? तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू किया। तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू किया और किसानों के ऊपर जो कर थे वो कर बढ़ा दिए। और जब कर बढ़ाए तो अलवर के अंदर ज्यादातर जो विरोध करने वाले किसान थे वो खुद राजपूत थे। उन्होंने कहा कि यार ये गलत बात है, और किसानों ने कहते हैं कि विरोध किया, लेकिन महाराजा ने उनकी सुनी नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर ऐसा कहा जाता है कि 1925 के अंदर ये जो किसान होते हैं, ये राजपूत किसान 1925 के अंदर कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और 1925 के अंदर राजपूत किसान दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली में कहते हैं कि एक किसानों का सम्मेलन बुलाते हैं, और यहाँ पर एक पत्रिका का क्या करते हैं भाई? दिल्ली सभा का आयोजन करते हैं। और दिल्ली सभा के अंदर इन्होंने एक पत्रिका छपाई थी। क्या पत्रिका? और पत्रिका क्या नाम था भाई? पत्रिका का नाम था भाई, आपको याद रखना है, पुकार।
मेवाड़ की पुकार अलग है, वो 21 सूत्री मांगों को लेकर थी, और निमुचना किसान आंदोलन में जो राजपूत किसानों की मांग थी उनको पुकार कहा गया। क्या कहा गया था? पुकार कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अब आगे याद रखना है आपको कि ये सवाल और क्या बन सकता है। फिर कहते हैं कि 14 मई 1925 को किसान वापिस यहाँ आ चुके थे अलवर में, और यहाँ पर किसानों की सभा हो रही थी। कहां पर हो रही थी? निमुचना गांव के अंदर किसानों की सभा हो रही थी। वहां पर कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कमांडर छाजू सिंह, और कमांडर छाजू सिंह क्या करता है भाई, यहाँ पर अपने दल बल के साथ आता है और यहाँ पर गोलीबारी करवा देता है, और इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। गोलीबारी में सैकड़ों किसान मारे गए थे, और कहते हैं कि इसके अंदर जो छाजू सिंह था ना, इस छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा गया। राजस्थान का कौन सा डायर? जनरल डायर कहा गया। ये भी आपको याद रखना है। कहते हैं कि इस बात का पता महात्मा गांधी को चलता है, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने ये कहा था, दो बातें कही थी गांधी जी ने। क्या कही थी गांधी जी ने? गांधी जी ने दो बातें कही। पहली बात तो इसको कहा था डबल डायरिज्म। डबल डायरिज्म का मतलब इन्होंने इसको क्या कहा था? दोहरी। क्या कहा था? दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही कहा था। और इन्होंने क्या कहा था इसको? दोहरी डायरशाही के साथ इन्होंने एक नाम और यूज किया था, और इन्होंने इसे राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहा था। इन्होंने, महात्मा गांधी ने इनको दूसरा जलियांवाला बाग कहा था। तो आपसे पूछे कि महात्मा गांधी ने राजस्थान के किस किसान हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग कहा, तो आपको होगी सर निमुचना किसान आंदोलन। आपको ये भी पता है कि इसका कारण ये था कि इस अलवर के अंदर इजारा प्रथा लागू थी, इजारा पद्धति या इजारा प्रथा लागू थी, जिसके कारण किसानों ने क्या किया था भाई? जमकर विरोध किया था। क्या किया था भाई? जमकर विरोध किया था। ये भी आपको याद रखना। एक महिला, सवाल पूछा जाएगा, एक महिला थी जिनका नाम था सीता देवी, और सवाल ये पूछा जाएगा अलवर किसान आंदोलन के अंदर किस महिला की विशेष भागीदारी रही? तो याद रखना, इस अलवर किसान आंदोलन से रिलेटेड एक महिला है, उसका नाम है सीता देवी। क्या नाम है भाई? सीता देवी। तो सवाल आपसे पूछे सीता देवी का संबंध किस आंदोलन से था जिसके नेतृत्व में बहुत सारी महिलाओं ने उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया? तो आप कहोगे सर वो थी सीता देवी। कौन सी देवी थी भाई? सीता देवी थी। ये भी आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल अपने स्क्रीन पर क्या कह रहा है? सवाल सीधा और सिंपल है, बस सवाल को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। जिसने राजरूपक की डिंगल भाषा, जिसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल भाषा को, डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है राजरूपक, और राजरूपक की जो भूमिका लिखी गई थी उसमें डिंगल को राजस्थानी भाषा का है। तो राजरूपक ग्रंथ में डिंगल को राजस्थानी भाषा का दर्जा किसने दिया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, उदयराज उज्ज्वल, पंडित रामकरण अशोपा, या फिर नरोत्तम स्वामी। बेहतरीन आंसर देना है आपको, और गजब तरीके से आंसर देना, बता दीजिए भाई। और वीडियो को बिना कहे लाइक करना है। मनु भाई डूंगरपुर, अंशु कलोरिया, दिव्या कंवर, दर्शिका शर्मा, माँ का लाडला, अजू परमार, कविता सैनी, सबिता यादव, अजू परमार, मोनू भाई डूंगरपुर। आंसर दीजिए भाई, धड़ाधड़ आंसर देना है आपको। क्या आंसर हो सकता है इसका? बहुत बढ़िया भाई, राहुल नायक। राजरूपक एक ग्रंथ है, और उसकी भूमिका में एक व्यक्ति ने कहा है कि भाई साहब ये राजस्थानी भाषा है, डिंगल भाषा ही क्या है? राजस्थानी भाषा है। यूपीएससी लवर जेडी, पवन मेड़ा, रोहित शर्मा। तो शर्मा जी आप देखिए, इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पंडित रामकरण अशोपा। पंडित रामकरण अशोपा के बारे में दो तीन बातें याद रखना है। क्या क्या बातें याद रखना है? तो इनका एक ग्रंथ है, उनके बारे में पूछा जाएगा। आप कहोगे सर इन्होंने राजस्थानी भाषा का क्या तैयार किया था? प्रथम व्याकरण तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का प्रथम व्याकरण किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप कहोगे सर ये किया गया था किसके द्वारा? पंडित रामकरण अशोपा के द्वारा। फिर आपको पता है ये एलपी टेसीटोरी के साथ रहे थे, ये बीकानेर के रहने वाले थे। तो एलपी टेसीटोरी के साथ मिलकर इन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रंथ का निर्माण किया था जिसका नाम था वृहत डिंगल कोश। कौन सा कोश? वृहत डिंगल कोश की रचना की थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंदर चारणों द्वारा प्रयुक्त भाषा, चारणों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा था? जिस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग चारण कवियों ने किया था वो थी डिंगल। ये डिंगल क्या है? तो ये मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है।
मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है, ये तो आपको याद रखना है। और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये जो डिंगल है ना, इस डिंगल के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि डिंगल का हैरोश किसे कहा जाता है। तो डिंगल का हैरोश आपसे पूछे तो आप कहोगे सर डिंगल का हैरोश पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। और अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि डिंगल भाषा का प्रभाव किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है। तो पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। और अगला सवाल आपको बेहतरीन सवाल मिलने वाला है। सवाल आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? देखो सवाल ये कह रहा है अब्दुल रज्जाक है, गफ्फार खां है, इम्तियाज अली है और अब्दुल रज्जाक कुरैशी है। अब्दुल गफ्फार, इम्तियाज अली, अब्दुल रज्जाक कुरैशी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तारकशी, थेवाकारी, पित्तल पर खुदाई या फिर चमड़े पर पेंटिंग। बेहतरीन सवाल पूछा है, आपको आंसर देना है इसका। संजय डामोर, कांतिलाल डामोर, अज्जू परमार, के सोनगरा, अंशु खोखरिया, कलोरिया। बताइए भाई, माँ का लाडला, दर्शिका शर्मा। आंसर बताइएगा भाई, सटीक आंसर बताना है कि अब्दुल गफ्फार खां का संबंध किससे था। अच्छा सवाल और बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये लोग क्या, इनका संबंध किससे था भाई? बेहतरीन आंसर है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई। टीएसपी किंग, बहुत बढ़िया भाई। माँ का लाडला रोहित शर्मा, मोनू भाई डूंगरपुर, हनुमान लाल चौधरी, कल्पना गौतम, माँ का लाडला लोकेश बिश्नोई, कविता वर्मा, कल्पना गौतम, राजमल। बेहतरीन आंसर देना है। यूपीएससी लवर जेडी, रोहित शर्मा, माँ का लाडला, संजय डामोर, कांति लाल। तो इसका राइट और सटीक आंसर आपको याद रखना है सर कि इसका राइट आंसर क्या है भाई? बहुत बढ़िया भाई। जिन लोगों ने डी ऑप्शन किया ना उनका गलत है। टीएसपी किंग ने अच्छी तैयारी की है, कल्पना गौतम ने भी एकदम सही बता दिया है। पित्तल पर खुदाई का कार्य क्या कहलाता है भाई? पित्तल पर खुदाई का कार्य यानी पित्तल की जो तारकशी है वो है। ये कहाँ की है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके अंदर कहते हैं कि क्या होती है भाई, जो पित्तल पर क्या की जाती है भाई? नक्काशी की जाती है। किस पर नक्काशी की जाती है? पित्तल पर नक्काशी की जाती है, ये याद रखना। पित्तल पर नक्काशी का कार्य कहाँ होता है? जयपुर के अंदर होता है। और ये लोग हैं, इनका संबंध है इस कला से। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ मेरे भाई ये गुलाब छींट क्या है? कौन सी छींट? गुलाब छींट क्या है? पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा मरोड़ी शाह कलम क्या है? क्या? मरोड़ी शाह कलम, ये पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछे दरमियानी क्या है, पूछा जाएगा दरमियानी क्या है। अगर आपसे पूछा जाएगा मोर छींट क्या है, तो आप कहोगे सर ये सब क्या है? ये प्रकार है। कैसे प्रकार है? तो ये पित्तल पर खुदाई होती है ना, उस खुदाई के प्रकार है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ऐसे सवाल अक्सर डापाचुक कर देते हैं। और ये सवाल मेरिट क्या करते हैं भाई? मेरिट डिसाइड करने का कार्य करते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये क्या पूछा है? एक आभूषण है जिसका नाम है फोलरी। बेहतरीन सवाल पूछा है भाई, ये तो सबको आना चाहिए कि फोलरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाने वाला आभूषण है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और आंसर भी आपको बताना है। बताइए फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बेहतरीन सवाल है, बताइए। और अच्छा और गजब सवाल है, आंसर आपको बताना है कि हमारे राजस्थान के अंदर जब हम आभूषण पढ़ते हैं, आभूषणों में अपने आता है फोलरी। क्या आता है भाई? फोलरी। और फोलरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताइए। अच्छा और गजब सवाल आपसे पूछा है। और राजस्थान के अंदर प्रमुख आभूषण पढ़ते हैं तो आभूषणों में ये बात आती है आपकी। बताइए, फोलरी आभूषण पूछा है। कितना अच्छा सवाल पूछा है, बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है भाई। बताइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इतना अच्छा सवाल पूछा है। अब तो गलत मत बताओ मेरे भाई। आभूषण क्या पूछा है? फोलरी पूछा है। आधे जने कह रहे हैं कि सर पैर की अंगुलियों में। और कौन कह रहा है भाई? दूसरा, दूसरे कुछ और भी कह रहे हैं। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर महिलाएं होती है ना, महिलाएं, वो पैरों में जो आभूषण पहनती है उसको कहा जाता है क्या? फोलरी। तो ये फोलरी कहाँ की है भाई? ये एक पैर का आभूषण है। कहाँ का? पैर में। कहाँ का? तो पैर की जो अंगुली है उस पैर की अंगुली का आभूषण है। अब आपको फोलरी से रिलेटेड याद रखना है कि जो पैरों में और कौन कौन से अंगुलियों के आभूषण है। तो पैरों की अंगुलियों में पहनी जाती है बिछिया। क्या पहनी जाती है?
बिछिया कहाँ का आभूषण है? तो पैरों की अंगुलियों का आभूषण है। एक होता है नखालियो, नखालियो भी कहाँ पर पहना जाता है भाई? ये भी होता है कहाँ पर? पैर की अंगुलियों में। एक होता है मच्छी, क्या होता है भाई? मच्छी, याद रखना मच्छी। और एक होता है गोलिया, क्या होता है भाई? गोलिया, इसके बारे में भी याद रखना है। एक आभूषण होता है पगपान, ये पैरों की अंगुलियों से रिलेटेड होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा, एक होता है अंगूठा। अंगूठा हालांकि पांव का क्या होता है भाई? जो पांव होता है ना, उस पांव का अंगूठा होता है, उसका आभूषण है। तो पांव के अंगूठा का ये क्या है? आभूषण है। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। एक होता है फॉलरी, क्या होता है भाई? फॉलरी होता है जो पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। ये भी आपको क्या रखना है? सही तरीके से याद रखना है। ये सारे के सारे पैर की अंगुलियों के आभूषण हैं। ठीक है भाई, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। सितेश परिहार, मोहसिन खान, लोकेश, कविता वर्मा, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल ये कह रहा है, और क्या कह रहा है देखो, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी पर कर लगाया था? चौरी कर लगाया था, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय यह कर देना पड़ता था। तो एक जागीर थी और उस जागीर के जागीरदार ने क्या किया था? लड़कियों के विवाह अपने राज्य में, अपने जागीर क्षेत्र में जो लड़कियों के विवाह होते थे ना, उस पर उसने कर लेना शुरू कर दिया कि आपके घर में अगर चौरी आप बनाओगे बेटी की शादी की, तो आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। और ये किसने किया था? ये आपको बताना है। राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह या फिर भोप सिंह? आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या है? बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है। बताइए, चौरी कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था? अगर ये आपसे सवाल पूछे तो आप कहोगे सर ये बात है 1903 के अंदर। 1903 के अंदर कहते हैं कि बिजोलिया, बिजोलिया या फिर जिसको ऊपर माल कहते हैं, कौन सा ठिकाना कहा जाता था? ऊपर माल ठिकाना। और ऊपर माल के अंदर कहते हैं कि कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर। कुछ किताबें ये कहती है कि सर चौरी कर की संख्या वो 13 रुपए था, लेकिन कुछ किताबें ये कहती है कि नहीं सर ये 5 रुपए था। तो चौरी कर लगाया था वो कृष्ण सिंह ने लगाया था। कब लगाया था? 1903 के अंदर लगाया था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन वाला आपको बता रहा हूं। फिर आपको पता होगा कि एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह। और सवाल आपसे पूछा जाएगा बिजोलिया के किस जागीरदार ने कौन सा कर लगाया था? तलवार बंदाई कर लगाया था। तो बाद में इन्होंने तलवार बंदाई क्या लगाया था? कर लगाया था। ये भी आपको याद रखना है। तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? तो आप कहोगे सर इन्होंने लगाया था। कब लगाया गया था? 1906 में लगाया था। तो चौरी, और आपको पता होगा 84 प्रकार की लाग बाग, 84 टाइप, 84 प्रकार की जो लाग बाग थी, उस लाग बाग का आपसे संबंध पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे सर 84 प्रकार की जो लाग बाग है उसका संबंध भी किससे था भाई? उसका संबंध भी बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक करने, क्या करने हैं? लाइक करने हैं। बाकी का काम आप मुझ पे छोड़ दो। अगला सवाल ये पूछा है कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो उस व्यक्ति को बताना है जिसको क्या कहा जाता है भाई? आपको बताना है कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? महाराजा जसवंत सिंह सेकेंड, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या नागभट्ट प्रथम? अच्छा सवाल पूछा है और गजब सवाल पूछा है। इसका सटीक आंसर आपको बताना है कि हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनको ये सब उपाधियां प्राप्त हैं। बता दीजिए भाई। सवाल अच्छा है तो आंसर भी आपका सटीक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। इस सवाल में तो किसी को डापाचूक होने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बता दो मेरे भाई, राइट आंसर इसका क्या है? हाँ बता दीजिए भाई। गजब सवाल पूछा है और गजब का आंसर बताना है आपको। हाँ, हितेश परिहार, टीएस स्पीकिंग, कल्पना गौतम बता रहे हो आप। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि आप बता रहे हो सर महाराणा कुंभा। लेकिन अगला सवाल जैसे ही आपसे ये पूछा जाएगा तो आपकी हवा निकल जाएगी। पूछा जा सकता है कि कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी गई? ये भी सवाल बन सकता है ना। तो इसका आंसर बताइए तो मैं आपको जानूं। तो कुंभा को जो अभिनव भट्टाचार्य की जानकारी इसलिए दी गई क्योंकि ये वीणा वादक था। वीणा वादक का मतलब क्या था? कुशल संगीतज्ञता। कुशल क्या था? संगीतज्ञता। और संगीत की इसको रुचि थी, इसलिए इसको उपाधि दी गई थी
अभिनव कौन सी भरताचार्य की उपाधि दी गई थी। अब देखिए कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई है। कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई है। जैसे कुंभा को राजगुरु कहा जाता है। लेकिन कुंभा को राजगुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञाता था। राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, उस राजनीतिक सिद्धांत का ये क्या था? ज्ञाता था, इसलिए आपको याद रखना है। फिर देखिए आगे बात करता हूं मैं आपके सामने, तो इसको कहा जाता है दान गुरु। कौन सा गुरु कहा जाता है? दान गुरु कहा जाता है। दान गुरु क्यों कहा जाता है? तो ये कहते हैं विद्वानों का तो आश्रय दाता था। विद्वानों को क्या देता था? आश्रय देता था, और गरीबों को धन देता था। गरीबों को क्या देता था? धन देता था, और गरीबों की सहायता करता था, इसलिए इसको दान गुरु कहा गया। फिर इसको कहा गया है शैल गुरु। पूछे कुंभा को शैल गुरु क्यों कहा गया? तो कुंभा युद्ध कला में निपुण था। किस में निपुण था भाई? युद्ध कला के अंदर ये बंदा निपुण था, इसलिए इसको उपाधि दी गई थी ये। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसको उपाधि दी गई है कौन सी भाई? महाराणा की। कौन सी उपाधि? सॉरी, इनको उपाधि दी गई है हिंदू सुल्तान की। तो हिंदू सुल्तान की उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि तत्कालीन शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक था। तत्कालीन जो राजपूताने के शासक थे, तत्कालीन शासकों में सर्वश्रेष्ठ था ये। तत्कालीन शासकों में कैसा? सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इसको ये क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इनको एक उपाधि और भी दी गई थी, और वो उपाधि कौन सी दी गई थी? आपको याद रखना है, इनको उपाधि दी गई थी भी गणपति की। गणपति की उपाधि क्यों दी गई थी? तो ये गण यानी राज्य का एक अच्छा राजा हुआ था, इसलिए इसको यह उपाधि दी गई थी। अब देखिए इनको छाप गुरु क्यों कहा गया? तो छाप गुरु इसलिए कहा गया था क्योंकि छापा मार युद्ध पद्धति का क्या था? ये निपुण था। तो छापामार युद्ध पद्धति में ये निपुण थे, और छापामार युद्ध पद्धति में निपुण होने के कारण इनको उपाधि दी गई थी कौन सी भाई? ये उपाधि दी गई थी छाप गुरु। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। परम गुरु भी कहा जाता है विभिन्न क्या कलाओं का ज्ञाता होने के कारण। हिंदू सुल्तान अलग है, हिंदू पथ अलग है ना। हिंदू पथ अलग है, हिंदू सत्य अलग है। मैंने आपको बता दिया है। हिंदू पथ किसको कहा जाता है? सांगा को कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, छापामार पद्धति का मतलब ही क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक होता है। अगला सवाल है ये, क्या सवाल पूछा है? ये पूछा है अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां हैं, उन चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लिखना है। अब इस सवाल को आपको बताना है कि ये ऊंचाई से के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है। एक देखिए यूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस प्रकार से इनको क्या बताना है? ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है। ऊंचाई से नीचाई की ओर नहीं पूछा। सवाल क्या पूछा है? ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताइए, मतलब स्टेप टू स्टेप आपको बताना, ये इतनी, ये इतनी, ये इतनी। बताइए, अच्छा सवाल है और गजब सवाल पूछा है। और ऐसे सवाल जो मेरिट के अंदर आपको या तो अंदर करते हैं या बाहर करते हैं, बता दीजिए भाई। राजस्थान के अंदर जब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख भौतिक भाग, और प्रमुख भौतिक भाग में आप पढ़ते हो अरावली का मैदानी भाग या फिर अरावली पर्वतमाला पढ़ते हो, तो उसके अंदर ये आपका आ जाता है। अब आपको इसका क्या देना है? आंसर देना है, सही और बिल्कुल सटीक आंसर देना है। बताइए, अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियां पढ़ते हैं, उन चोटियों में ये आपका आता है। बताइए, सही आंसर बताना है भाई, गलत नहीं बताना है। बताइए, वेरी गुड। तो अब आपको क्या पूछा गया है? तो आपसे ये पूछा गया है, जैसे जरगा दिया ऑप्शन में, कौन सा दिया है? जरगा दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो जरगा है, इस जरगा की ऊंचाई कितनी है? क्या इस जरगा की ऊंचाई कितनी है? तो जरगा आपको पता है 1431 मीटर है। कितनी मीटर है? 1431 मीटर है। फिर आपसे पूछा है शेर, शेर कितनी है? 1597 मीटर है। फिर पूछा है आपसे दिलवाड़ा, कौन सी वाड़ा? दिलवाड़ा पूछा है, तो ये कितनी है भाई? 1442 मीटर है। और फिर पूछा है गुरु शिखर, तो ये 1722 मीटर है। अब आपको इसमें से बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, राइट आंसर में आपका क्या आ रहा है? पहले तो आ रहा है ए, उसके बाद क्या आ रहा है भाई? ए के बाद में क्या आ रहा है? सी, सी के बाद में बी, बी के बाद में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। मतलब ये आंसर आपका क्या है? एग्जैक्ट सही है। ये जरगा कहां पर है? जरगा उदयपुर के अंदर है। शेर सिरोही के अंदर है। शेर कहाँ है? सिरोही के अंदर है। दिलवाड़ा कहां पर है? दिलवाड़ा भी कहां पर है भाई? सिरोही के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है।
और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई गुरु शिखर कहाँ है, तो गुरु शिखर भी कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, ये आपको याद रखना है। ऐसे सवाल भी अक्सर आपको क्या करते हैं भाई, डापा छुप करने वाले होते हैं भाई। आगे देखते हैं और अगले सवाल के बारे में देख लेते हैं। अगला सवाल आपको क्या कह रहा है। अब अगला सवाल कुछ कह रहा है, उससे पहले भाई अपनी अनुपस्थिति के उपस्थिति देनी होगी और वीडियो को लाइक करना होगा। अगला सवाल पूछा है कि राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हक्कत और बहत का क्या अर्थ है। तो हमारे यहाँ पर भूमि का एक प्रकार है, उसमें एक होता है हक्कत और एक होता है बहत, और हक्कत और बहत का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है भूमि के बारे में। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है कि भूमि में एक तो पूछा है आपसे हक्कत और एक ये पूछा है बकत पूछा है। बेहतरीन सवाल है। जब आप राजस्थान के अंदर पढ़ते हो, राजस्थान की राजस्थान के अंदर भू राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं, तो भू राजस्व व्यवस्था में ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपको बताना है कि हकत क्या है और बकत क्या है। अच्छा सवाल है, गजब सवाल पूछा है आपसे, बताओ आंसर इसका। और ऐसे आंसर अक्सर क्या करते हैं भाई, डापा चूक करते हैं। क्या करते हैं भाई, डापा चूक करते हैं। तो अब बताओ आपको बिना डापा चूक होते हुए इसको क्या देना भाई, जवाब देना है। बताओ हकत और बकत क्या है। गजब सवाल पूछा है भाई। जब अपन पढ़ते हैं तो इसका आंसर भी आपको आना चाहिए। पूछा क्या है, हकत और बकत पूछा है, बताइए। हकत और बकत के बारे में आपको बताना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हकत और बकत के बारे में पूछा है, वेरी गुड। अभी तक आंसर लगभग लगभग गलत आ रहे हैं और लगभग लगभग सही आ रहे हैं, और मुझे पता है पक्का डापा चूक हो आप, तो बता दे हकत और बकत क्या होता है। सीधा सवाल पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। हकत और बकत पूछा है आपसे, ये भी आपसे हो नहीं रहा है, फिर तो आपकी तैयारी बहुत अंदर तक खराब होती जा रही है। बिल्कुल, हकत और बकत, वेरी गुड वेरी गुड। रेखा बाईसा, ललिता रेनीवाल, अज्जू परमार, हनुमान, टीएसपी किंग, शीतेश परिहार, तनुजा रावल, बताइए भाई मंजू बिश्नोई। अच्छा सवाल पूछा है, हकत और बहत, बहत का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। अब बता दीजिए भाई हकत और बहत का मतलब क्या होता है। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर देना है आपको। देखिए हकत और बहत का मतलब क्या होता है। अच्छा सवाल पूछा है, और हकत और बहत का मतलब है नहर द्वारा सिंचित भूमि या फिर सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीपचक भूमि या संलग्न, संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेत के छोड़ना। तो हकत और बहत के बारे में आपसे जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको सही और सटीक आंसर देना है, और वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया आंसर है भाई। जिन लोगों ने हकत और बहत के बारे में सुना है, तो सिंचाई कृषि एवं उनके लिए उपयुक्त भूमि को हकत और बहत भूमि कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है ये, क्या पूछ रहा है कि कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कछवा वंश के संस्थापक के बारे में आपसे पूछा है, और आपको इसके बारे में आंसर बताना है। हमारे राजस्थान में कछवा वंश के संस्थापक कौन थे। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, और गजब सवाल पूछा आपसे। बताइए भाई, कछवा वंश के बारे में आपसे पूछा गया सवाल है, और कछवा वंश के संस्थापक पूछे हैं। अब बता दो, अब तो गलत मत करना भाई। हकत और बहत, हकत और बहत के बाद में आपसे पूछा है कौन था भाई, बताओ। कछवा राजवंश के संस्थापक। बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आंसर देना है। गजब 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 गजब, अच्छा आंसर दे रहे हो। इसका मतलब आप कह रहे हो सर कोकिल देव, दुल्ले राय, भारमल या जयसिंह। सवाल सीधा पूछा है कि कछवा राजवंश के संस्थापक, हु इज द फाउंडर ऑफ कछवा डायनेस्टी, बताइएगा। वेरी गुड। तो आप कहोगे सर दुल्हे राय, दुल्हे राय को ही क्या कहा जाता है, तेज करण कहा जाता है। अब इनके बारे में आपको क्या क्या सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे, सर ये जो कछवा वंश है, कछवा वंश के शासक कौन थे, दुल्हे राय थे। और दुल्हे राय ने किसको हराया था, तो कहते हैं कि दुल्हे राय ने सबसे पहले मांची के मीणाओं को हराया था, और मांची के मीणाओं को हराकर इन्होंने क्या किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था। हराकर इन्होंने इनको क्या किया था, हराया था। ये तो आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने मांची का नाम रामगढ़ रखा था। मांची का नाम क्या रखा था,
रामगढ़ रखा था। इसके अलावा आपको पता होगा इन्होंने रामगढ़ के अंदर एक माता का मंदिर बनवाया था, जमुआई माता का मंदिर। और जमुआई माता कौन है? तो कछवाहों की कौन सी देवी है भाई? कछवाहों की कुल देवी है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने अजमेर की राजकुमारी जिसका नाम था मारूनी, और मारूनी से क्या किया था? विवाह किया था। ये भी आपको किसके बारे में? दुल्हे राय या तेजकरण के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि 56 बेसिन जिस जिले में है वह आपको बताना है। तो ये सवाल आपको सीधा आंसर है इसका, तो भाई 56 का बेसिन पूछा है। बताओ भाई, 56 का मैदान अलग है, 56 का बेसिन अलग है। अब आपको ये बताना है 56 का बेसिन कहाँ पर है और 56 का मैदान कहाँ पर है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। 56 का बेसिन पूछा है आपसे, तो 56 के बेसिन के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, ये आपको बताना है। बताइए। और 56 का मैदान भी अलग है, मैं बता दूं आपको। 56 का बेसिन बताइए भाई, जिस जिले में है वह कौन सा जिला है? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके फटाफट अर्धशतक बनाना है अपना, फिर अपनी टीम शतक की ओर बढ़ेगी। धीमे धीमे खेलना है लेकिन लंबे शॉट खेलने हैं। फटाफट लाइक कर दीजिएगा भाई। ज्योति सैनी, माधुरी भार्गव, राजमल मीणा, सुरेश, हनुमान लाल चौधरी। देखिएगा भाई, ऐसे सवाल जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप क्या कहोगे? सर ये तो किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में। लेकिन आप 56 के बेसिन के बारे में क्या जानते हो, ये अगर आपसे सवाल पूछे तो आप सीधा सीधा जवाब देना कि मेरे से ज्यादा क्या नहीं करनी है, पंचायती नहीं करनी है। 56 का बेसिन है, इसका पोस्टमार्टम है। ये देखिए, जब भी आपसे पूछे तो आप कहोगे 56 का बेसिन कितने जिलों में है? 3 जिलों में। बांसवाड़ा के अंदर भी है, बांसवाड़ा के बाद में कौन से पुर में है? डूंगरपुर में भी है। और कौन से गढ़ में है? प्रतापगढ़ के अंदर है। इन जिलों में इसका क्या है भाई? विस्तार है। अब ये क्या है? तो आपको पता है माही नदी का बेसिन है। माही नदी का ये क्या है? माही नदी द्वारा निर्मित ये बेसिन है, माही नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। अब आपको पता भी होगा कि यहाँ पर कहते हैं कि इसे स्थानीय भाषा में यहाँ के लोग क्या कहते हैं? इसे स्थानीय भाषा में इसे 56 के बेसिन को कहते हैं बागड़। क्या कहता है भाई? बागड़ कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इस बेसिन में पाई जाती है लाल मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसका जो ढाल आपसे पूछेगी, इसका ढाल किस ओर है? तो आप कहोगे सर इसका ढाल तो पश्चिम की ओर है। किसकी ओर है? पश्चिम की ओर है। इसीलिए माही नदी अरब सागर की ओर यानी गुजरात की तरफ जाती है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। बाकी आपको पता है 56 का मैदान तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ये जो 56 का मैदान आपसे पूछे तो आप कहोगे सर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर जो 56 गांवों के नदी नालों का पानी आता है उसको क्या कहा जाता है भाई? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर 56 का मैदान कहा जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। ये अलग है और ये अलग है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, और कितना अच्छा पूछ रहा है आपसे, देखो ये सवाल है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। भूरीबाई अलग का नाम सुना है आप लोगों ने? तो भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कहां पर था ये आपको बताना है। और अभी अपना अर्धशतक पूरा करना है। फटाफट एक चौका लगा दीजिए और अर्धशतक को पूरा करिए। बताइए भाई, भूरीबाई अलग पूछा है आपसे। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां तो आपने पढ़ी है और राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय आपने पढ़े हैं, तो उसी में से ही आपसे पूछा है। हमारे राजस्थान में एक महिला जिनका नाम था भूरीबाई अलग, और भूरीबाई अलग का बारे में बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल पूछा है आपसे और अच्छा आंसर आपको देना है। बताओ पूछा किसका है? भूरीबाई अलग के बारे में आपसे पूछा है। बताइए। बेहतरीन सवाल और बेहतरीन आंसर देना है आपको। भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र, बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं भाई, गजब आंसर बताएं। अच्छा सवाल बताए हैं। बिल्कुल, एम के जाटनी ने भी सही बता दिया है, मोहसिन खान ने भी सही बताया है, मंजू बिश्नोई ने भी सही बताया है, कल्पना गौतम ने भी सही बताया है। और ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में क्या कर लिए जाते हैं भाई? पूछ लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं भाई? पूछ लिए जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने क्या बताया है भाई? सी ऑप्शन बताया है, उन सब लोगों का क्या है भाई? सवाल गलत है। बॉस का स्वभाव जानते हो आप लोग? किसका स्वभाव? बॉस का स्वभाव जानते हो? हाँ, बस बॉस आपको आज धक्का नहीं दे रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हो जो बॉस पढ़ा रहा होता है। तो अब देखो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेवाड़। भूरीबाई अलग का संबंध किससे है?
मेवाड़ रियासत से था, यानी मेवाड़ से था। ये कहाँ की रहने वाली थी आपको बता दूं मैं, आपको याद रखना है कि भूरीबाई अलग थी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये भगवान कृष्ण की उपासक थी, भगवान कृष्ण की क्या थी, उपासक थी और भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। अब ऐसा कहा जाता है कि इनकी शादी हुई थी 1892 में, और 1892 में इनकी शादी हुई थी एक नाथ द्वारा के एक व्यक्ति थे, नाथ द्वारा की इसमें विवाह था। विवाह किसके साथ हुआ था, नाथ द्वारा के अंदर एक व्यक्ति रहते थे जिनका क्या नाम था भाई, एकदम विदुर। विदुर का मतलब क्या हुआ था, एक डोकरा था जिसका नाम था, क्या नाम था भाई, विदुर फतेह लाल के साथ। और फतेह लाल के साथ इनका विवाह होता है और कहते हैं कि उसके बाद में, उनके बाद में कहते हैं कि एक मुस्लिम महिला मिलती है, और मुस्लिम महिला का क्या नाम होता है भाई, योगिनी नूराबाई। और योगिनी नूराबाई आती है और कहती है कि ये तेरा जीवन कैसा है, ये तेरा जीवन कैसा है, ये जीवन तेरा नीरस है। और कहते हैं कि उनके मिलने और योगिनी नूराबाई के प्रभाव के कारण ये क्या हो जाती है भाई, भगवान कृष्ण की भक्ति में जीवन को क्या कर देती है, समर्पित कर देती है। क्या कर देती है, समर्पित कर देती है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। अच्छा सवाल होते हैं, बेहतरीन सवाल होते हैं। ऐसे सवालों को अक्सर क्या करना पड़ता है भाई, एक एक करके समझ के पढ़ना पड़ता है। तुक्का मारे हो, संत एवं संप्रदाय, अरे यार कुछ पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एक बार पढ़ना पड़े। क्यों अपने जीवन को यूं खपा रहे हो, कब तक चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। जब आप सिलेबस लेके बैठते हो तो एकदम ऐसे कंसेप्ट के साथ याद चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। देखो बॉस का स्वभाव खराब है, और मैंने अगर बॉस को बुला दिया ना तो बॉस तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, पहले ही बता देता हूं मैं। क्योंकि बॉस ने कहा है कि जब नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्यों माथापोड़ी कर रहे हो। मैंने कहा बॉस अपने ही स्टूडेंट है, अपने भाई बंधु है, किसी न किसी का तो भला होगा। ठीक है, तो बताओ किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत था। इसका तो आपको आंसर बताना है, बता दीजिए भाई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था निहाल चंद, ये किसके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, बता दीजिए भाई। रमन सर, KLP, रीना अमेटा, DRX सुथार, बताओ भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। मोहसिन खान, बढ़िया आंसर दिया है भाई आप लोगों ने। रमन सर, KLP। तो बता दूं मैं आपको कि ये थे सावंत सिंह। सावंत सिंह का नाम था नागरीदास, ये नागरीदास थे। और ये कहाँ के शासक थे, ये किशनगढ़ के शासक थे। कहाँ के शासक थे, किशनगढ़ के शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। और किशनगढ़ के शासक थे, और इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था बनी ठनी। और बनी ठनी का जो चित्र किसने बनाया था, तो बनी ठनी का जो चित्रकार था उसको कौन था भाई, बनी ठनी का जो चित्रकार था वो अपने था निहाल चंद, ये था निहाल चंद, ये याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो किशनगढ़ शैली है, इस किशनगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाए थे, तो प्रकाश में लाए थे डॉक्टर फयाज अली। कौन से अली, डॉक्टर फयाज अली। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एरिक डिक्सन। और इन लोगों ने इसको क्या लाया था, प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। फिर आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में कि ये जो शैली है किशनगढ़ के अंदर, जो शैली का जो स्वर्ण काल पूछे तो किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है भाई, वो आपका कौन सा काल है, सावंत सिंह का काल है। सावंत सिंह स्वयं नागर समुच्चय के नाम से क्या लिखते थे, नागर समुच्चय के नाम से लिखते थे, अपनी कविताएं लिखते थे। ये भी आपको याद रखना। इन्होंने ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथों का जो पूरा भाग है उसको नागर समुच्चय कहा जाता है। सावंत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सावंत सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के बड़े भक्त थे। और इनके समय बने चित्रों पर किसका प्रभाव दिखता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। किसका, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपको बनी ठनी के बारे में तो याद ही है कि बनी ठनी का चित्र है, ये किसने बनाया था, तो ये चित्र बनाने वाला एक व्यक्ति था सावंत सिंह। सावंत सिंह ने ये चित्र बनाया था। सावंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ये चित्र बनाया था, लेकिन बाद में कहते हैं कि एरिक डिक्सन ने इसको खोजा और इसे राजस्थान भारत की मोनालिसा कहा था। इसके जो बनी ठनी के नाक का आभूषण बेच रही है, हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है, आंखें किसके समान है, ये भी आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। और बनी ठनी राजस्थानी चित्र शैली का प्रथम चित्र है जिसके ऊपर 1973 में बिल्कुल 20 पैसे का 60 पैसे का डाक टिकट भी क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को देखने से पहले आपको वीडियो को क्या करना है भाई, लाइक करना है। अब देखो भाई, अगला सवाल पूछा है कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे। ये सवाल तो शायद
कई बार रिपीट हो चुका है। इसका तो आंसर बता दो भाई। अच्छा सवाल है और अच्छे से आपको आंसर बताना है। बताइए, कुंडा पंथ के संस्थापक आपसे पूछा है, बताइए। पेड़ वाले बाबा, कल्पना गौतम, मोहसिन खान, यूपीएससी लवर जेडी, सुनील सोलंकी, रमन सर के एलपी। कुंडा पंथ के बारे में जब भी आपसे पूछे आप क्या जवाब दोगे भाई? मोहसिन खान। बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे सवाल पूछे तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कहाँ के देवता है? तो मारवाड़ के लोक देवता है और मारवाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। इनका मंदिर तिलवाड़ा के अंदर है। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और किस नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है? तो लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। और रूपा दे का जो मंदिर पूछे तो रूपा दे इनकी क्या थी? पत्नी थी। और इनका मंदिर पूछे तो आपको होगी सर इनका मंदिर है मायाजाल गांव में। और मायाजाल गांव कहाँ पर है? तो मायाजाल गांव है भाई बाड़मेर के अंदर। और आपको ये भी पता होगा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है, वो भी किसकी याद में लगता है? मल्लीनाथ जी की याद में लगता है। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है भाई। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो अलवर और भरतपुर के जो जोगी है वो किस प्रकार की सारंगी बजाते हैं, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है और गजब सवाल पूछा आपसे। बताइए भाई, इतना अच्छा सवाल पूछा है तो इसका सटीक आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। प्रमुख वाद्य यंत्र पढ़ते हैं तो वाद्य यंत्रों के बारे में आपको पूछा है कि अलवर और भरतपुर के जोगियों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बेहतरीन सवाल। देखिए, अच्छा सवाल है और गजब सवाल पूछा है। बताइएगा भाई, गलत कुछ भी नहीं बताओगे और अच्छे से आप आंसर दोगे। बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है भाई? बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है। बता रहे हैं कि सर गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी, जड़ी सारंगी, सिंधी सारंगी। बढ़िया आंसर बताया है भाई, बढ़िया आंसर बताया है। ये देखो भाई, है ना, मेरे सामने ये दिल विल मत फेंको, ठीक है? दिल विल मत फेंका करो, अपने पास रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा आपका। क्योंकि दिल सबका एक होता है। मैं आप आंसर देते हो तो मैं बता देता हूँ कि भाई आपका आंसर सही है, ठीक है? अब देखो, सिंधी सारंगी के बारे में क्या सवाल पूछा जाएगा? ये जो सिंधी सारंगी है ना भाई, इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। ये धनुषाकार पित्तल की बनी होती है, पित्तल से निर्मित धनुषाकार होती है। और किससे निर्मित होती है? पित्तल से निर्मित होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको रणसिंगा भी कहा जाता है। रणसिंगा भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कौन सा सिंगा? रणसिंगा भी कहा जाता था। और ये किससे बनती थी? तो ये जानवरों के सींगों से बनती थी। जानवरों के जो सींग होते ना, उन जानवरों के सींगों से निर्मित होती थी। ये भी आपको क्या रखना है? तो याद रखना है भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब सवाल है, ठीक है? हाँ, देखो अगला सवाल। अगला सवाल ये, राजस्थान के कौन से क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारे राजस्थान में बेल बूटे की छपाई कहाँ की है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। अज्जू परमार ऑफिशियल, हनुमान लाल चौधरी, अज्जू परमार कह रहे हैं कि सर ये तो जोगिया सारंगी है। हाँ, जोगिया सारंगी है और ये भी है, दोनों है। लेकिन इसमें राइट जो आंसर माना था अधीनस्थ बोर्ड ने, वो जोगिया सारंगी जगह सिंधी सारंगी माना है ना। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं मैं। मंजू बिश्नोई, मोहसिन खान, ज्योति सैनी। आंसर बताओ भाई। अच्छा सवाल है, बेल बूटों की छपाई, राजस्थान के अंदर हस्तकला पढ़ते हो? हस्तकला के अंदर प्रमुख छपाई आती है और छपाइयों में आपको आंसर देना है। बताओ भाई, कहाँ की छपाई प्रसिद्ध है? ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में पूछते हैं, तब आप डापा चूक हो जाते हो कि बेल बूटों की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। बताइए। वेरी गुड।
अच्छा सवाल पूछा गया है और अच्छे से आपको क्या देना है, आंसर देना है। बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, अच्छा आंसर देना है। बताइए भाई, अगर आप कुछ जानते हैं इस छपाई के बारे में तो कुछ बता सकते हैं। पूछा क्या है, बेल बूटों की छपाई पूछी है। और बेल बूटों की छपाई से रिलेटेड आपसे जब भी बात पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर बेल बूटों की छपाई हमारे राजस्थान के अंदर होती है, लेकिन राजस्थान में कहाँ होती है। अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे। बताओ भाई, फटाफट बता दो इसके बारे में कुछ जानते हो तो। बेल बूटों की छपाई बता दीजिए भाई, कहाँ पर होती है। वेरी गुड। तो बगरू, बगरू बिल्कुल, बगरू कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है और बगरू में होती है। अब बगरू की छपाई कहाँ की है, तो पहला सवाल तो आप कहोगे सर जयपुर की है। बेल बूटों की यहाँ पर छपाई होती है और बगरू से बारे में पूछा जाएगा। ये प्राचीन छपाई का केंद्र है, सबसे प्राचीन ये छपाई का केंद्र है जयपुर का। ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ ले कि जयपुर का सबसे प्राचीन छपाई का केंद्र बगरू है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस बगरू के अंदर, बगरू प्रिंट के अंदर क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखना, राम किशोर छापा छिपा। और राम किशोर छिपा को बगरू प्रिंट के लिए कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना भी। ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और 2012 के अंदर इसको जीआई टैग मिल चुका है। कौन सा टैग मिल चुका है, जीआई टैग भी मिल चुका है बगरू प्रिंट को। ये भी आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। सवाल आपसे ये पूछ रहा है और अच्छे से पूछ रहा है। क्या कह रहा है भाई कि हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला, परबतसर मेला या पुष्कर मेला। और पूछा किसका है भाई, हाड़ौती का सुरंगा मेला। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। कल्पना गौतम, अज्जू परमार, मोहसिन खान। कल्पना गौतम, सुमन सोनू, मोहसिन खान, हनुमान लाल चौधरी, राहुल नायक, 7001। बता दीजिए भाई, सुरेश कड़वासरा। इसका सटीक आंसर है और सही आंसर बताना भाई, है ना। तो सही आंसर है चंद्रभागा मेला। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है, तो आप कहोगे सर चंद्रभागा नदी के किनारे ये लगता है, झालरा पाटन के अंदर। और झालरा पाटन कहाँ पर है, तो झालरा पाटन है झालावाड़ के अंदर। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। चंद्रभागा मेले से रिलेटेड ऐसे सवाल अक्सर सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में पूछते हैं। अगला सवाल है ये, क्या पूछ रहा है कि तिल चौथ यानी संकट चौथ कब मनाई जाती है। क्या सवाल पूछा है, बताओ भाई। तिल चौथ यानी संकट चौथ कब मनाई जाती है, ये आपको बताना है। ये सवाल आपको डापाचूक कर सकता है। बता दीजिए भाई। तिल चौथ के बारे में आपसे पूछा है और इसके बारे में प्रमुख आपको आंसर है, 4 ऑप्शनों में से जवाब देना है। बताइए। अच्छा सवाल पूछा है, बताइए भाई। वेरी गुड। कौन सबसे पहले बताएगा, तिल चौथ के बारे में पूछा है। तिल चौथ के बारे में पूछा है और आपको इसका आंसर देना है। बता दीजिए भाई। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए सवाल, अगर आपको सीधा पकड़े चौथ, तो इसमें चौथ एक ही दिख रहा है भाई। माघ शुक्लक, माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ मनाया जाता है। तिल चौथ के दिन यहाँ पर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता है मेला कहाँ लगता है। मेला लगता है चौथ माता का मेला। और चौथ माता का मेला कहाँ लगता है, तो चौथ माता का मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, ये चौथ का बरवाड़ा है भाई सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ लगता है। ये तो आपको याद रखना है इसके बारे में। फिर भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को जो छोरियां होती है वो अच्छे पति को पाने के लिए क्या करती है भाई, ऊब छठ का व्रत करती है। ऊब छठ का व्रत करती है। और इस दिन किसकी जयंती मनाई जाती है, बलराम जयंती मनाई जाती है। किसकी जयंती, बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन किसान क्या करते हैं, किसान हल की पूजा करते हैं। याद रखना, किसान हल की क्या करेंगे,
पूजा करेंगे। किसान हल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है भगवान राम के भाई थे बलराम, और बलराम के कंधे पर हमेशा क्या रहता था? हल रहता था। इसलिए किसान किसकी पूजा करते थे? हल की पूजा करते थे, याद रखना। और ये कब करती है महिलाएं? ये कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के बाद और चंद्रोदय तक, ये कहते हैं कि चांद देखने के बाद क्या करती है भाई? ये व्रत रखती है। चांद दिखने के बाद ये व्रत खोल देती है। अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और पेड़ वाले बाबा, आपके लगातार कमेंट देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको यहाँ से ब्लॉक किया जा रहा है। आपके संस्कार आप बहुत बढ़िया दिखा रहे हो, पहली बार आए हो और पहली बार में भी नाटकबाजी जबरदस्त कर रहे हो। और इससे अच्छा है कि तैयारी वैयारी छोड़ दो और कहीं लग जाओ, ऐसे होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सोशल मीडिया है मेरे भाई, ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कोई आपके सामने कमेंट कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप में इंटरेस्ट है या आप उसमें इंटरेस्ट हो। फालतू में दिमाग खराब कर रहे हो। बॉस का स्वभाव जानते हो ना? हाँ, तो अब तुम्हें ब्लॉक किया जा रहा है और ब्लॉक होने वाला है, तू है ना? ठीक है। अच्छा सवाल देखो भाई, अगला सवाल ये है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को क्या मनाया जाता है? इसके बारे में कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहते हैं ये तुलसी एकादशी, या फिर इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी कहते हैं और इसको तुलसी एकादशी भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई? देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। कौन सी एकादशी कहते हैं? देव उठनी एकादशी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। तो तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी, योगिनी एकादशी, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये कब मनाई जाती है। और इस दिन कहते हैं कि मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मांगलिक कार्य होते हैं ना, उन मांगलिक कार्यों की क्या होती है भाई? शुरुआत होती है, ये याद रखना। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का आपको जवाब देना है। देखिए भाई, ये वाला क्या सवाल है और क्या जवाब है वो देखना है आपको। टेसीटोरी की छतरी स्थित है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपसे। हमारे राजस्थान के अंदर एक साहित्यकार हुए थे जिनका नाम था टेसीटोरी, जिनका पूरा नाम था लुइस पेंजियो टेसीटोरी। और लुइस पेंजियो टेसीटोरी के बारे में आपसे सीधा सवाल पूछा है और इसका आपको आंसर बताना है। एलपी टेसीटोरी के बारे में बता दीजिए भाई। अगर आप एलपी टेसीटोरी के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो आपको आंसर बताना होगा, बताइए। अच्छा सवाल है, एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी से रिलेटेड अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, बताइए भाई। हाँ, राइट आंसर है इसका भाई बीकानेर। अब देखिए, एलपी टेसीटोरी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था भाई लुइस पेंजियो टेसीटोरी। क्या नाम था? लुई पेंजियो टेसीटोरी। ये इनका कैसा नाम था? पूरा नाम था। ये बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, और ये गंगा सिंह के दरबारी थे। पूछ ले किसके दरबारी थे? गंगा सिंह के दरबारी थे। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो इनके साथ इनके सहयोगी पूछे, इनके सहयोगी कौन थे भाई? रामकरण अशोपा। रामकरण अशोपा इनके क्या थे? सहयोगी थे। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने सबसे ज्यादा किसके ऊपर कार्य किया था? तो इन्होंने कहते हैं कि डिंगल साहित्य के ऊपर काम किया था। डिंगल साहित्य है ना, उस डिंगल साहित्य पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने जो पुस्तक दी रामचरितमानस, और रामचरितमानस का इन्होंने किस भाषा में अनुवाद किया? ये अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? तो इन्होंने इस रामचरितमानस का किया था इटालियन भाषा में अनुवाद। इटालियन भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। ये भी आपको इनके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। फिर आपको इनके बारे में ये भी याद रखना है कि इनकी कर्म स्थली पूछे तो इनकी कर्म स्थली थी बीकानेर।
जन्मस्थली अलग थी, कर्मस्थली कहां पर थी, बीकानेर थी, वो भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी, कि हो सकता है कि यहां पर किसी जमाने में मानव सभ्यता रही होगी, तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले अनुमान इन्होंने लगवाया था। ये कहते हैं कि इनके प्रयासों से बीकानेर म्यूजियम की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, और इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोश कहा था। पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था, डिंगल भाषा का हेरोश कहा था, इनकी पुस्तकों को देखने के बाद। आगे देखते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे ये कह रहा है, अगला सवाल है ये कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है। बेहतरीन सवाल पूछा है आपसे और गजब सवाल पूछा है, इसका आपको सही आंसर देना है। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर, और सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध आपको बताना है कि किससे है, बताइए। और अक्सर इनसे रिलेटेड अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या पूछे जाते हैं भाई, सवाल पूछे जाते हैं, बताइए अब। सुंदर सिंह गुर्जर, अच्छा सवाल है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, इनका संबंध किस खेल से है और किस खेल से नहीं है, बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब सवाल है, बताइए। राइट आंसर बताना है आपको। तो ये क्या फेंकते हैं भाई, जेवलिन थ्रो फेंकते हैं। मतलब क्या फेंकते हैं, ये भाला फेंकते हैं, भारोत्तोलन फेंकते हैं, या बैडमिंटन के प्लेयर है, बता दीजिए भाई। ये बैडमिंटन वाले तो गलत बता रहे हैं भाई, बता दीजिए भाई। ये एथलेटिक्स है, पहली बात तो आपको पता है। हाँ, तो अब इसका इनका आंसर बताना है आपको, सुंदर सिंह गुर्जर। इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है, और ये भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं भाई, भाला फेंकते हैं, ये याद रखना है। सुंदर सिंह गुर्जर कहाँ के रहने वाले हैं, सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दोगे भाई, कि सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध बताओ किस जिले से है, बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं भाई आपके। सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में ऐसे सवाल अक्सर पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे। हाँ, ओलंपिक है, ओलंपियन है, पैरा ओलंपियक है सुंदर सिंह गुर्जर। हाँ, कहां से इनका संबंध है, बताइएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ये आंसर दिया है मोहसिन खान ने। मोहसिन खान कह रहे हैं सर करौली के हैं, भाला फेंकते हैं, और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। कैसा, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। इनका एक हाथ है वो बिजली के झटके से कट गया था, बाद में ये प्लेयर बन जाते हैं, और इनका संबंध खेल से है, ठीक है भाई। और इनको खेल से संबंधित समस्त पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। आगे बात करता हूं, और अगला सवाल है ये, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा कहां स्थापित की गई है। तो दुनिया की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, जिसके बारे में मैंने 1 मिनट 33 सेकंड का कल वीडियो भी डाला था, और आपका अच्छा रिव्यू आया, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो बता दीजिए भाई, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई थी, उज्जैन, नाथद्वारा, प्रयागराज या मिर्जापुर, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया सवाल है, और आपको इसका आंसर बताना था, और आंसर आप बता दोगे, बताइए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए। और इसका नाम है स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। क्या नाम है भाई, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ है, और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ है इसका नाम। और इसकी जो हाइट है वो है 389 मीटर, 389 फुट है, ये भी आपको पता है। ये कहां पर है, ये गणेश टेकरी पर बनी हुई है। गणेश टेकरी कहां पर है, नाथद्वारा के अंदर है। नाथद्वारा कहां पर है, राजसमंद के अंदर है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। बाकी उस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपका एक एक कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और इस मूर्ति के जो मूर्तिकार पूछे, मूर्तिकार कौन थे, तो मूर्तिकार का नाम था नरेश कुमावत। कौन थे भाई, नरेश कुमावत इस मूर्ति के क्या थे, मूर्तिकार थे। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। 22 अक्टूबर 2022 को इस मूर्ति का क्या किया गया था भाई, उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सवाल पूछा जाएगा, बाकी मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, 1 डेढ़ मिनट का है, आप देख लेना। अच्छा सवाल है,
स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारे राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की कौन सी महिला के द्वारा किसकी स्थापना की गई? भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर की गई थी महिला आश्रम की स्थापना। और भीलवाड़ा में महिला आश्रम की जो संस्थापक थी वो कौन थी, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है, बताइए महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन थी महिला। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हो भाई, गजब आंसर आ रहे हैं आपके। मोहसिन खान, जगदीश जाट, M.K. जाटनी, बता दीजिए भाई। स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की संस्थापक कौन थी? वेरी गुड। हाँ, तो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? M.K. जाटनी ने कहा सर नारायणी देवी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? नारायणी देवी के द्वारा की गई है। सही है। ललिता, दक्ष प्रजापति, प्रवीण, राहुल, रमेश, युवराज, किरण, ज्योति, राजमल, बढ़िया आंसर बताया आप लोगों ने। आप लोगों ने कहा है कि सर नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई थी। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है नारायणी देवी वर्मा के बारे में, कि नारायणी देवी वर्मा के जो पति देव थे उनका क्या नाम था, जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है? माणिक्य लाल वर्मा की ये पत्नी थी, यानी माणिक्य लाल वर्मा इनके क्या थे भाई? पति थे। ये भी आपको क्या रखना है, माणिक्य लाल वर्मा इनके क्या हुआ करते थे? इनके हुआ क्या करते थे पति। फिर आपको पता है कि इन्होंने, नारायणी देवी ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था। सवाल पूछे कि बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने वाली महिला कौन थी, तो आप कहोगे सर नारायणी देवी थी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहते हैं कि इन्होंने 1944 के अंदर 1944 में भीलवाड़ा के अंदर महिला आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ की? भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया। तो सवाल पूछे राजस्थान की वह क्रांतिकारी महिला जिनको कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया या फिर कैद रखा गया था? क्या रखा गया था? कैद रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। आपको पता होगा कि 1970 के अंदर ये राज्यसभा से क्या बनी थी? MLA बनी थी। 1970 में राज्यसभा सदस्य बनी थी, राज्यसभा सदस्य। ये भी आपको याद रखना। किसके बारे में याद रखना है? तो ये रखना है नारायणी देवी वर्मा के बारे में। किसके बारे में? नारायणी देवी के वर्मा के बारे में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल मिलेगा। और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है सवाल, देखो गौर करके देखना। ये सवाल है कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है, वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आंसर बताना आपको सही और सटीक। आप लोग वीडियो को यार कम लाइक कर रहे हो, फटाफट लाइक करिए। 66 से अपने को 70 से ऊपर पहुंचाने फटाफट। पूजा मैम का लाडला, दक्ष प्रजापति, सुमन सोनू, किरण कुमारी, बताइएगा भाई। राजस्थान के अंदर जब आप ऊर्जा पढ़ते हो तो ऊर्जा के अंदर ये आता है भाई, बताओ अब। कोयला आधारित विद्युत पूछा है आपसे और आपको आंसर बताना है, बताइए कौन सा है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अब बताइए आंसर, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा है? अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल है, बताइएगा भाई। ताप विद्युत के बारे में आप पढ़ते हो, और ताप विद्युत के अंदर आप पढ़ते हो कि राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा था? अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, गजब का सवाल, बताओ भाई। वेरी गुड, अच्छा सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कौन सा है भाई? वेरी गुड, राजस्थान का प्रथम कोयला आधारित सूरतगढ़, कोटा, छबड़ा, बरसिंहसर, कौन सा है भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर है, वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित पावर स्टेशन है। अब इनसे रिलेटेड सवाल ये क्या पूछा जाएगा कि ये कहां पर है? तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है। पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कोयला होता है भाई? तो इसे आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का कैसा तीर्थ कहा जाता है? विकास तीर्थ कहा जाता है इसी स्थान को। और आपको पता होगा ये जो इस पर आधारित है,
ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। लिग्नाइट कोयला होता है उस पर आधारित है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है इसके अंदर जलापूर्ति कहां से हो रही है, तो जलापूर्ति के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर यहां पर जलापूर्ति हो रही है इंदिरा गांधी नहर से। किससे? इंदिरा गांधी नहर है उसके द्वारा हो रही है, यानी IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जलापूर्ति हो रही है। और यहाँ पर विद्युत उत्पादन कितना हो रहा है, तो विद्युत उत्पादन के बारे में जैसे ही आपसे सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे सर, विद्युत उत्पादन हो रहा है वो लगभग 1500 मेगावाट हो रहा है। कितना? 1500 मेगावाट हो रहा है, 1500 MW। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी याद रखना है ये किसके द्वारा संचालित है, तो ये RRVNL के द्वारा संचालित है। RVVNL द्वारा संचालित है। ठीक है, आप कहोगे सर RRVNL का पूरा क्या नाम है, तो RRVNL का पूरा नाम है भाई राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर टोटल कितनी इकाइयां हैं, तो इसके अंदर 8 इकाइयां हैं, यानी 8 इकाइयां लगी हुई है। कितनी इकाइयां लगी हुई है? 8 इकाइयां लगी हुई है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन होता है यहाँ पे। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन पूछे तो कहां से हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये सुपर थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। कहां से हो रहा है? सूरतगढ़ से हो रहा है। कहां से हो रहा है? सूरतगढ़ से हो रहा है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, और अगला सवाल ये पूछ रहा है, देखो कि कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किस परिचयात्मक प्रतीत होते हैं, तो जिनके कटे हुए कान होते हैं और लंबी जटा होती है उनको क्या कहा जाता है? गुर्जर, औगड़ जोगी, रावल जोगी या फिर मीणा। अच्छा सवाल है। जब हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय पढ़ते हैं और संत एवं संप्रदाय के बारे में आपको बताना होता है कि भाई बताओ जिनके क्या होते हैं, भाई जटा होती है और कान कटे हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है और गजब सवाल पूछा है आपसे। बताइए, बताइएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बता रहे हैं कुछ लोग, कोशिश कर रहे हैं, है ना, कोशिश कर रहे हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और ऐसी कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। अब आपको इसका आंसर बताना है। बताइए, औगड़ योगी के बारे में पूछा है और इनका संबंध आपको बताना है। वेरी गुड, हाँ, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। बी ऑप्शन करने वाले सभी के सभी क्या है, सही है। औगड़ योगी होते हैं ना, कनपटे साधु कहा जाता है इनको, कनपटे साधु कहा जाता है। और राजस्थान में कनपटे साधुओं का मेला कौन सा लगता है भाई? भरथरी का मेला, भरथरी मेला, जिसमें सबसे ज्यादा कनपटे साधु आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगला सवाल है ये वाला, क्या कह रहा है? अगला सवाल ये कह रहा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किस पर्वतमाला को कहा है? टॉडगढ़ को, ऊपरमाल के पठार को, माउंट आबू को, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई, एग्जैक्ट आंसर बताना है आपको। अच्छा और बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। राहुल नायक, जीतू कुमार, मोहसिन खान, बताइए भाई, बताओ भाई। वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर है भाई आपका ये वाला। कौन सा भाई? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के अंदर है। और इसको क्या कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था। कौन सा ओलंपस कहा था? हिंदू ओलंपस कहा था, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा? ये वाला। क्या पूछ रहा है सवाल कि पीपल पन्ना क्या है? बहुत बढ़िया आंसर पूछा है भाई, बताओ पीपल पन्ना है ये क्या है? स्त्रियों का एक आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, या स्त्रियों की कमर का आभूषण है? बता दीजिए भाई। झुमका गिरारे बरेली के बाजार में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि पीपल पन्ना कहाँ का आभूषण है, शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है भाई पीपल पन्ना? आंसर दो फटाफट, गलत कुछ भी नहीं बना बताना है आपको। इतना अच्छा हिंट दिया है आपको, बता दो भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आंसर आपको देना है और सही और सटीक आंसर देना है। बताइए भाई, गजब सवाल पूछा है। पीपल पन्ना
बहुत बढ़िया भाई, मेहनत करते रहो, एक दिन फल मिलेगा। सिंचाई करते हुए पढ़ रहा हूँ सर। देखिए ये होता है डेडिकेशन। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। अगर हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से उठकर कुछ नया करने की उम्मीद जिंदा रखो। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आंसर आपको बताना है। ये शरीर के कौन से अंग का आभूषण है भाई? वेरी गुड। स्त्रियां होती है ना, महिलाएं, कान में पहनती है पिप्पल पन्ना। कहाँ का? कान में ना, EAR, आपको पता है ईयर में। हाँ, ये कान का आभूषण है। कान में एक आभूषण पहना जाता है टोटी, एक पहना जाता है बाली, एक पहना जाता है झुमका। क्या पहना जाता है? झुमका। और क्या पहना जाता है? लूंग पहना जाता है कान में। ये भी आपको याद रखना है। एक होता है बाला, बाला, ये भी कहाँ पर? कानों में। ये सारे के सारे कहाँ के आभूषण है भाई? कानों के आभूषण है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, ये क्या कह रहा है कि कौन सी मृदा को ऊसर, रेह और अल्काइल मृदा के रूप में जाना जाता है? ऊसर मृदा किस मृदा को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा और बेहतरीन सवाल है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है भाई। वीडियो को आप लाइक कम कर रहे हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बता दीजिए भाई। अच्छा और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर देना है कि हमारे राजस्थान के अंदर सवाल क्या पूछा है आपसे? मृदा से रिलेटेड सवाल पूछा है और मृदा के बारे में आपको आंसर बताना है। अच्छा है और बेहतरीन सवाल है, बताइएगा भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गजब सवाल पूछा है और गजब का आंसर दिया गया है। अब आपको इसका आंसर बताना है कि हमारे राजस्थान में अपन मृदा पढ़ते हैं ना, तो बता दो भाई मृदा के बारे में। उसर या रेह मृदा किसे कहा जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बता रहे हो सर लवणीय मृदा को कहा जाता है। कौन सी मृदा को कहा जाता है? लवणीय मृदा को कहा जाता है। तो उसर रेह, बताइए भाई किस मृदा को कहा जाता है? लवणीय मृदा को कहा जाता है। उसर रेह और अल्काइन मृदा कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो उस लवणीय मृदा होती है ना, इसके बारे में पूछे कि इसका विस्तार कहाँ पर है, तो इसका विस्तार आपसे पूछे जैसे ही, तो आप कहोगे सर बाड़मेर, जालोर और पाली। बाड़मेर, जालोर और पाली के अंदर इस मृदा का ज्यादा प्रभाव दिखेगा। अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि इस मिट्टी के अंदर किसकी मात्रा अधिक होती है? तो NaCl की मात्रा अधिक होती है, यानी किसकी? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की इसके अंदर क्या होती है? मात्रा होती है। ये भी आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है इस मिट्टी के बारे में, यह कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है। और इस मृदा के अंदर कैसे पौधे उगते हैं भाई? झाड़ीदार पौधे उगते हैं, झाड़ीदार वनस्पति, ठीक है, वो यहाँ पर उगती है। ये भी आपको क्या रखना है, इसके बारे में याद रखना है। सटीक आंसर है और सही तरीके से आपको इसका क्या देना होता है? जवाब देना होता है। आगे देखते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये क्या सवाल पूछ रहा है कि राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूफ ऑफ हॉर्स कहा जाता है? तो ज्यूफ ऑफ हॉर्स किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, और आपको बताना है कि खड़ताल, मोरचंग, रावण हत्ता या कमाईचा। और क्या पूछा है? ज्यूफ ऑफ हॉर्स किसे कहा जाता है, बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है भाई। ज्यूफ ऑफ हॉर्स, बेहतरीन आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। कौन सा वाद्य यंत्र बता रहे हो? मोरचंग। मोरचंग जिसको ज्यूफ ऑफ क्या कहा जाता है? हार्प कहा जाता है। और ये वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र? मोरचंग है। ऐसे सवाल अक्सर किस में पूछ लिए जाते हैं भाई? अपनी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि मोरचंग क्या है। तो मोरचंग एक वाद्य यंत्र है जिसे क्या कहा जाता है? ज्यूफ ऑफ हॉर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्यूफ ऑफ हॉर्प कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में जब पूछे जाते हैं तब आपको याद रखना है भाई, ज्यूफ ऑफ हार्प। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देखते हैं। और अगला सवाल अपने स्क्रीन पर क्या है, वो आपको ये कह रहा है, बताओ मेरे भाई। दक्षिणी पूर्वी पठारी के दो भाग है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दो भाग कौन से है, ये आपको बताना है। ये राजस्थान है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के दो
दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग बताने, कौन से भाग हैं बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, विंध्यन पठार व दक्कन का लावा पठार, पोतवार का पठार व दक्कन का पठार, या उपरमाल का पठार, या बोराट का पठार। दक्षिण पूर्व का पूछा भाई, अच्छा सवाल है, बता दीजिए भाई। वेरी गुड वेरी गुड। विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार होता है जो उत्तरी और पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। ये आपको क्या रखना है भाई, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सर्वोच्च, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है। ये कहां पर स्थित है, तो मैं आपको बता दूं, ये स्थित है भाई आपके भैंस रोड के अंदर। भैंस रोड के अंदर, भैंस रोडगढ़ कहां पर है, तो भैंस रोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदी है, तो आपको ये भी बताना है। इसका निर्माण करती है, इसकी जो हाइट है वो 18 मीटर है। अब आपको बताना है कि ये किस जिले में है। चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। चंबल और चंबल की एक सहायक नदी है बामणी, उन बामणी नदियों के द्वारा निर्मित है। ये आपको क्या रखना है, ये याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है और वो सवाल आपसे क्या कह रहा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है, अभी बताओ। शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय। तो इनमें से राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है बताना है आपको। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एक बार क्या करना है भाई, लाइक करते रहना, फटाफट लाइक करते रहिए और आंसर बताते रहिए। अच्छा सवाल है, वेरी गुड। डीआर सुतार, रमेश, मंजू बिश्नोई, जीतू कुमार, हर्षित मेड़ा, रीना मेटा, सोनू, राजमल मीणा, ललिता रेणीवाल, जीतू कुमार, नितिका शर्मा, बताइए भाई। अंजू सिसोदिया, राजमल मीणा, वेरी गुड वेरी गुड। मित्रपाल सिंह जी, किरण। तो इसका आंसर है कि हमारे राजस्थान में ध्रुवीय वनस्पति नहीं पाई जाती है, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है भाई, ग्लोब है। इस ग्लोब में ये तो आपकी कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, इधर आपकी मकर रेखा हो गई और इधर आपकी कर्क रेखा हो गई, और अपना जो राजस्थान है वो इधर कर्क रेखा के पास में स्थित है। और यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो ध्रुवीय जलवायु पाई जाती है। और इधर भी कैसी जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय जलवायु है। अपना ध्रुवीय जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर 25 सेंटीमीटर से जहां कम बरसात होती है उसे शुष्क कहते हैं, और 25 से लेकर 50 के बीच में बरसात होती है उसे अर्ध शुष्क कहते हैं। आर्द्र किसे कहा जाता है, तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक बरसात होती है उसे आर्द्र कहा जाता है। और 80 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे कहा जाता है अति आर्द्र। क्या कहा जाता है भाई, अति आर्द्र कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना। एम के जाटणी, नानूराम, जीतू कुमार, परमानंद, झालावाड़ से आए आप आए हैं, लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए। क्लास को पढ़ते रहिए, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सभी ऑनलाइन कोर्स है, अभी उसके ऊपर छूट चल रही है। मात्र 499 में सभी कोर्स मिल रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, पैनल पीडीएफ और अच्छे कंटेंट के साथ आपको नोट्स वगैरह मिलेंगी। और आप कोर्स खरीदने से पहले, कोर्स को परचेज करने से पहले उन सारे वीडियो का डेमो देख सकते हैं, कौन सी फैकल्टी कैसा बढ़ा रही है। तो ऐसे भी देख लीजिए अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आपका माइंड सेट हो सके कि तक्षशिला एकेडमी टीम है वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है, तत्पर खड़ा रहेगा। मिलूंगा कल फिर नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ, कल शाम 8:30 बजे। तब तक अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहिए और इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर अपना प्रेम और प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।